हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रैक जेके एसएसबी। आज हमारा लेक्चर थर्ड साइंस का फॉर एफ डबल एग्जाम देख लेते हैं क्या क्या हम कवर कर चुके हैं। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन, इट्स डिप्लीशन, ये कवर हो चुका है। विटामिन डिजीजेस ये एनसीईआरटी से कवर करवा दिया था। और आज जो हम करेंगे वो करेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एमसीक्यूज बनने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है एमसीक्यू से बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है पढ़ना। तो हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, चिंता मत करो, इसमें सारे के सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो जिसको ये टॉपिक नहीं आता तो मेरी यही सजेशन है, ये लेक्चर आप देखो, आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपकी साथ साथ में एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक स्प्रेड होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से आपका हो सकता है। अब दो चीजों को आपने समझना है। ठीक है, सबसे पहले पैथोजन क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। इन दो चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसकी जो टाइप्स हैं वो आपको पता होगी। देखो, पैथोजन जो होता है ना, पैथोजन क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या एजेंट होता है जो डिजीज़ क्या करता है, कॉज करता है। इसी की वजह से क्या होती है, आपकी डिजीज़ होती है, कॉज करता है। ठीक है, और वेक्टर का क्या मतलब होता है, वेक्टर का ये मतलब होता है कैरियर। मतलब ये खुद डिजीज नहीं बनाता, बस जो पैथोजन होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। वेक्टर ही आपका कैरी क्या करेगा, पैथोजन कैरी करेगा। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वहां से उसको लेके वो दूसरा, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है वहां पे जाके उसको बीमारी फैलाएगा। तो वेक्टर और पैथोजन के बीच में आपको पता लग गया होगा। तो वेक्टर क्या है, कैरियर है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, सेट्सी फ्लाई, सेट्सी फ्लाई, ये क्या है, आपका एक वेक्टर है। ठीक है, और किसको कैरी करता है, ये तो कैरी करता है पैथोजन को। अभी हम पूरा पढ़ेंगे, ये तो मैंने बस आपको एक ओवरव्यू बताया, दो चीज़ें समझाई जो इंपॉर्टेंट थी। तभी आपको जाके समझ आएगा कि पैथोजन क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, कैसे डिजीजेज होती हैं, कैसे बीमारियां होती हैं। तो टॉपिक को हम रटेंगे नहीं, पूरा लॉजिकली पढ़ेंगे सब कुछ, ताकि आपको एक बस दिमाग में बस जाए। ठीक है, और हमारा टारगेट यही है, 10 में से 10 मार्क्स लेने हैं साइंस में, जनरल साइंस में हमारा यही टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो जो डिजीज कॉजिंग जो एजेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर, सॉरी पैथोजन। और जो पैथोजन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर अभी भी जिसको नहीं आया तो मैं एक बीमारी का नाम ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, वो बीमारी है। और ये बीमारी होगी किसकी वजह से, तो इसका जो पैथोजन है वो क्या है, आपका बैक्टीरिया टाइप है एक, सॉरी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, इसका जो पैथोजन होगा वो होगा प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में भी तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन प्रोटोजोआ में स्पेसिफिकली जो पैथोजन होगा वो होगा आपका ट्राइपनसोमा। ट्राइपन ट्राइपनसोमा क्या होगा आपका, वो पैथोजन होगा, सॉरी प्रोटोजोआ होगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात ये है, पैथोजेंस बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ होता है, फंगाई होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है। लेकिन बैक्टीरिया भी तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वायरस भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, फंगाई भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, प्रोटोजोआ भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। तो वैसे ही प्रोटोजोआ के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो ट्राइपनसोमा है वन ऑफ द एग्जाम्पल है किसका, प्रोटोजोआ का। और प्रोटोजोआ खुद क्या है, तो पैथोजन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो ट्राइपनसोमा है, ये आपको मैंने क्या बताया, ये आपका क्या है, पैथोजन है। अब इसको कैरी कौन करेगा, इसका वेक्टर कौन है, तो इसका जो वेक्टर है ना वो यही है, सेट्सी फ्लाई। सेट्सी फ्लाई क्या है, तो ये क्या है, इसका वेक्टर है जो कैरी करता है ट्राइपनसोमा को। ठीक है, तो जैसे अगर एक इंसान इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसको स्लीपिंग सिकनेस है, तो ट्रांसमिट करने के लिए आपका वेक्टर पैथोजन वहां से कैरी करेगा किसको, ट्राइपनसोमा को, और जो दूसरा जो नॉर्मल पर्सन है उस पर जाके वो लगाएगा, उस पर फिर जाके उसको भी वो सेम बीमारी लग जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस एमसीक्यू से हमने ये क्या जाना कि जो हमारा सेट्से फ्लाई है वो किसको कैरी, कौन से वेक्टर को, सॉरी कौन से पैथोजन को कैरी करेगा, तो ट्राइपनसोमा को। और स्लीपिंग सिकनेस क्या है, आपकी एक प्रोटोजोआ टाइप की बीमारी है, प्रोटोजोआ से फैलती है। ठीक है, पैथोजन क्या है स्लीपिंग सिकनेस का, तो वो है प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ की भी एक स्पेसिफिक टाइप आ जाती है, एग्जाम्पल आ जाता है ट्राइपनसोमा। और ट्राइपनसोमा का जो वेक्टर है जो इसको कैरी करेगा वो क्या है हमारा, तो वो है हमारी सेट्सी फ्लाई। ठीक है, आई होप चीज़ें अब समझ आई होंगी। ये मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल बताई है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ें। सबसे पहले आप खुद ही इस एमसीक्यू का आंसर लगा दोगे यहाँ पे। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द सेत्सी फ्लाई। तो आप खुद ही इसका आंसर लगा दोगे क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है। तो सेत्सी फ्लाई से क्या रिलेटेड था? आपका स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, अगर इसका पैथोजन पूछ ले तो पैथोजन क्या है इसका? इसका है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसका पैथोजन आ गया। अगर क्वेश्चन आ ले कि इसका वेक्टर क्या है, तो वेक्टर क्या है इसका? सेत्सी फ्लाई। और किस टाइप की बीमारी है? तो ये प्रोटोजोअन डिजीज है। कौन सी? प्रोटोजोअन, क्योंकि इसका पैथोजन क्या होता है? प्रोटोजोआ। और स्पेसिफिकली कौन सा प्रोटोजोआ होता है? क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो क्या होता है? ट्राइपनसोमा होता है। क्या होता है? ट्राइपनसोमा। यहाँ पे मैं सारे आपको लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें जो भी होंगी, ठीक है? तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ट्राइपनसोमा क्या होगा? इसका पैथोजन होगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। अब क्योंकि ये जो फर्स्ट एमसीक्यू था ये किससे रिलेटेड था? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का हम सारा कर लेंगे। जैसे आगे अगला क्वेश्चन अगर वायरस का होगा तो वायरस पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी, सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे। तो पहला अब अपनी हेडिंग में डाल, सॉरी, नोटबुक पे हेडिंग डाल लेना, डिजीजेस काज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है। यार आप ना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक काम करते हैं, हम पहले टाइप्स कर लेते हैं डिजीजेस की, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वो कम्युनिकेबल डिजीजेस के रिलेटेड चल रहा है। तो आप हेडिंग डाल लेना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो एक एक करके हम कम्युनिकेबल डिजीजेस की जो टाइप है वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये छोटा ही है तो इसको पहले कवर कर लेते हैं क्योंकि बाद में आसानी रहेगी। देखो, पहली टाइप जो आ जाती है ना वो आ जाती है हमारी वाटर बॉर्न डिजीजेस, जो पानी से फैलती हैं, वाटर बॉर्न। बस इसमें आपको एग्जांपल्स याद रखनी है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। वाटर बॉर्न डिजीजेस जो पानी से फैलती हैं। ठीक है, तो अब इसके जो एग्जांपल हो जाता है वो होता है कोलेरा, जिसे हम हैजा भी बोलते हैं। कोलेरा ये याद रखना, और टाइफाइड। तो ये कौन सी है आपकी? वाटर बॉर्न डिजीजेस। दूसरा है हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, जो जब कीड़े मकोड़े, जो मैंने आपको बताया, जब वेक्टर किसी पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करता है, वही हमारी क्या होती है? वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। राइटिंग पे मत जाना यार, ठीक है? बस जो लिखवा रहा हूँ वो लिखते रहना। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, इसमें क्या क्या आ जाता है? कौन कौन सी डिजीजेज आ जाती हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे डेंगू हो गया। अभी मैं सारे वेक्टर्स और उनकी जो डिजीज है वो भी बताऊंगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काला अजहर हो गया हमारा। ठीक है, मलेरिया हो गया। तो ये सब क्या है? हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं। अब ना वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के नीचे ही कुछ लिख देना, इंपॉर्टेंट वेक्टर्स एंड देयर डिजीज, कि वो कौन कौन से डिजीज फैलाते हैं। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले याद रखना, पहला जो वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा एडीज मॉस्किटो। एडीज, इससे क्या क्या होता है? ये करता है हमारा डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, येलो फीवर और जीका फीवर। येलो एंड जीका, ये याद रखना, येलो एंड जीका फीवर। दूसरा हमारा, अगर मैं बात करूं, दूसरा वेक्टर हो जाएगा फीमेल एनोफिलीज। ये मच्छर होता है, फीमेल होता है, याद रखना, फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस हो गया। इसके ये जो करता है बीमारी, ये करता है मलेरिया। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में है। ये करता है मलेरिया। ठीक है, करता नहीं है खुद, इसके काटने से नहीं होता। ये पैथोजन कैरी करता है, समझ गए ना? इस ये नहीं है कि मतलब इसने काट लिया तो मलेरिया हो जाएगा। अगर इसने पैथोजन वो कैरी किया तभी जाके होगा। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलिस में क्या हो गया? मलेरिया। एक मॉस्किटो, एक मच्छर होता है क्यूलेक्स, और इसकी वजह से होता है एलिफेंटियासिस। ये बीमारी याद रखना, एलिफेंटियासिस। पता है ना, हाथ पैर जो बड़े बड़े हो जाते हैं, पैर बड़ा, बहुत बड़ा साइज का हो जाता है, वही होता है एलिफेंटियासिस। और एक हमारी वेक्टर होती है सैंड फ्लाई। ठीक है, यही करती है क्या? काला अजहर। काला अजहर। और सेक्सी फ्लाई जो मैं ऑलरेडी बता चुका था वो भी लिख लेना, वो क्या करती है? स्लीपिंग सिकनेस करती है। तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट वेक्टर्स बता दिए और वो डिजीज जो ये करती हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है, वेक्टर बॉर्न के बाद हमारी जो अगली डिजीज टाइप की जो कम्युनिकेबल डिजीज आती है वो होती है एयर बॉर्न डिजीजेस, जो हवा के फैलने से होती है। ठीक है, और कोविड-19 आपको पता है वो एयर बॉर्न डिजीज ही थी, एक टाइप की हवा के फैलने से। एयर बॉर्न।
एयर बॉर्न डिजीजेज में कौन कौन सी बीमारी आ जाती है, जैसे टीबी हो गया, ठीक है, मीसल्स हो गया, ठीक है, कोविड-19। मेन इंपॉर्टेंट होता है पैथोजेंस, और वो कौन कौन सी बीमारियां करवाते हैं वो तो एक एक डिटेल में करवाऊंगा मैं आपको। बैक्टीरिया करवाऊंगा, वायरस करवाऊंगा, फंगाई करवाऊंगा, प्रोटोजोआ करवाऊंगा, सब कुछ कराएंगे यार, टेंशन नहीं लो बस। ठीक है, तो एयर बॉर्न डिजीज में कौन कौन सी होगी, टीबी, मिसल्स, कोविड-19। ठीक है, फिर होती है फूड बॉर्न, खाने के मतलब खाने से जो फैलती है, फूड बॉर्न डिजीज। फूड बॉर्न, अब गंदा खाना खाओगे तो उससे क्या ही होगा, आपको फूड पॉइजनिंग होगी। ठीक है, और फूड पॉइजनिंग को ना कहीं कहीं जगह ये भी लिखा होता है, सैल्मोनेला। तो ये क्या है, आपकी फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, और लास्ट याद रखना, लास्ट हमारी होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिजीजेस। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और ये किसकी वजह से होती है, जैसे टचिंग से, किसिंग से, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है। अभी इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, तो एग्जाम्पल याद रखना, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म हो गया। ठीक है, चिकन पॉक्स, और HIV एड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये थी कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, अब देखो हम इस MCQ पे पर चलें सेकंड पे, तो इसमें लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग डिजीजेस। पूछ रहा है कि वाटर बोर्न कौन कौन सी है, तो कोलेरा मैंने आपको बताया, टाइफाइड बताया, क्या हेपेटाइटिस ए बताया था, बताओ। तो ये भी याद रखना है ना, हेपेटाइटिस ए भी क्या है, ये आपकी वाटर बॉर्न में भी आ जाती है, फूड बॉर्न डिजीजेज में भी आ जाती है। ठीक है, तो ये मतलब गंदा पानी पीने से, या मतलब बेकार का खाना खाने से ये फैलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हेपेटाइटिस ए। तो ये वाटर बॉर्न डिजीज एज वेल एज हमारी फूड बॉर्न डिजीज दोनों के अंदर आ जाता है। तो कोलेरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन थर्ड, मीना माता डिजीज इज ए सेवरल न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कास्ड बाय। तो मीना माता जो डिजीज है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये एक टाइप का सिंड्रोम है। मैं इसकी पूरी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो मीना माता है एक जगह है, सिटी है, कहाँ पे, जापान में। ठीक है, जापान में। अब जापान में होता क्या है, मीना माता के अंदर एक इंडस्ट्री होती है। ठीक है, केमिकल फैक्ट्री होती है। उस केमिकल वो जो केमिकल फैक्ट्री होती है, वो अपना वेस्ट क्या करती है, एक सी में क्या करती है, डिस्चार्ज करती है, छोड़ती है। अब लोग क्या करते हैं, वहीं जाके उस सी में काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ भी थी। अब जैसे ही मरकरी वेस्ट ये डालते हैं सी में, तो सी के अंदर जो मछलियाँ होती हैं, वो उस वेस्ट को खाना शुरू कर देती हैं। और वो वेस्ट था किसका, तो मरकरी, मरकरी का वेस्ट था, मरकरी वेस्ट था। तो मरकरी वेस्ट जैसे ही मछलियाँ खाती, अब लोग भी जाके वो मछलियों को खाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने खाया, उनको क्या हो गया, पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, लोगों ने जो कंटेमिनेटेड फिश थी, क्योंकि फिश ने ऑलरेडी वो मरकरी खाया हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आया ना कि मेन मरकरी थी, लेकिन कौन सी थी, तो याद रखना मिथाइल मरकरी। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो मिथाइल मरकरी थी। ठीक है, जो वेस्ट था वो क्या था, मिथाइल मरकरी। तो ये आउटब्रेक हुआ था इसका मिनामाता में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये था आपका जापान से रिलेटेड, जापान में एक सिटी है मिनामाता। उसमें होता क्या था कि जब ये डिजीज़ होती थी, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, मसल्स आपके वीक हो जाते थे, कन्फ्यूजन क्रिएट, नोज़िया फील होता था। ठीक है, कईयों की आंखें चली गई, सुनने में दिक्कत आने लगी, पैरालिसिस हो गया, किसी को कोमा में चले गए, और डेथ भी काफ़ी हुई थी इस डिजीज से। तो क्वेश्चन अगर ये आया था कि कौन सी कंट्री में हुआ था, तो याद रखना जापान में हुआ था। और कौन सा इसमें मरकरी थी, तो मिथाइल मरकरी थी, जो वेस्ट था किसका, उस फैक्ट्री का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन पे जाने से पहले हम फिफ्थ करेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा टाइप्स ऑफ डिजीजेज। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, वो टाइप्स ऑफ डिजीजेज मतलब वो आपका ट्रांसमिशन था, कि मतलब डिजीज फैलती कैसी है, जिसमें हमने वाटर बॉर्न पढ़ा, ठीक है, एयर बॉर्न पढ़ा। तो अब है एक्चुअल,
जिसमें हम पैथोजन और उनकी जो डिजीजेज हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं, तभी आप ये एमसीक्यू को कर पाओगे। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस। कौन सी? बैक्टीरियल। एक एक करके हम सारा कवर कर लेंगे। बैक्टीरियल पढ़ेंगे, बैक्टीरियल। और पैथोजन कौन सा होगा इसमें? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के काफ़ी सारे टाइप्स, एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, वो आपके पैथोजन्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी हम कर लेंगे। देखो सबसे पहले जो इसमें बीमारी आएगी वो होगी टीबी। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि टीबी कौन सी टाइप की आपकी डिजीज़ है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो लंग्स को इफेक्ट करता है, ये भी पता होना चाहिए लंग्स को। और वैक्सीन भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कौन सी वैक्सीन लगती है, तो बीसीजी वैक्सीन लगती है। बीसीजी वैक्सीन इस पे लगती है, ये आपको पता होना चाहिए, बीसीजी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब इसका पैथोजन पूछ लेना। देखो मैंने क्या कहा कि बैक्टीरिया के अंदर भी काफ़ी सारे, मतलब बैक्टीरिया क्या है, एक एक मेन टाइप है पैथोजन की, लेकिन बैक्टीरिया भी तो काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम होता है, सैल्मोनेला होता है, तो उस हिसाब से। लेकिन टीबी के लिए जो स्पेसिफिक जो पैथोजन होगा वो होगा माइकोबैक्टीरियम। माइको, बस माइको से याद रखना, आगे बैक्टीरियम लगा लेना, माइको। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो बीमारी आ जाएगी वो हो जाएगी कोलेरा। कोलेरा आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, टेटनस आ जाएगा, जिसे हम लॉक जॉ भी कहते हैं, प्लाग। ठीक है, प्लाग आ गया। डायफ्थीरिया, DIPHT होता है। स्पेलिंग देख लेना, शायद यही होता है, DIPHTHERIA, डायफ्थीरिया। और एक होता है कुष्ठ रोग, जिसे हम कहते हैं लिप्रोसी, जिसका मैंने आपको एक जो स्पेसिफिक बताया ना पैथोजन, बस वही लिखना, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना, बैक्टीरियल जो मेन जो पैथोजन है, जो मेन टाइप है, वो आपका बैक्टीरिया है। और इसकी मैंने यहाँ पे डिजीज ली थी, कोलेरा, टेटनस, प्लाग, डायफ्थीरिया और लिप्रोसी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ना टाइफाइड की, तो आपको पता है कि मैंने टाइफाइड यहाँ पे लिखवाया नहीं है, तो टाइफाइड भी ऐड कर लेना। ठीक है, टाइफाइड। तो टाइफाइड आपको पता है कि कंटेमिनेटेड फूड, गंदा पानी या गंदा खाना खाने से इंटेस्टाइन पे ये अफेक्ट करता है। ठीक है, अफेक्ट किसको करेगा, तो हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं उसको अफेक्ट करेगा। कोलेरा की अगर मैं बात करूँ, तो कोलेरा को आपको पता होना चाहिए, ये गंदा पानी पीने से फैलता है, डायरिया वगैरह इससे होता है। ठीक है, अगर मैं टेटनस की बात करूँ, ठीक है, ये कहते हैं ना कि जब भी हमें कुछ, मतलब लोहे से चोट लगती है, लोहे से जख्म बन जाता है अगर हमारे शरीर पे, तो लोग कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगाओ। अगर हम टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, तो वो बाद में जाके थोड़े समय के बाद क्या करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, डैमेज करता है हमारे मसल्स को, और इसकी वजह से हमारे मसल्स भी लॉक हो जाते हैं। ठीक है, काम नहीं कर पाते। और क्वेश्चन आता है कि इसके लिए कौन सी वैक्सीन, भी याद रखना, इसके लिए DPT वैक्सीन लगती है। ठीक है, DPT वैक्सीन, कौन सी? DPT वैक्सीन लगती है टेटनस से, अगर हो जाए तो। DPT वैक्सीन, जो जो बता रहा हूँ वो याद रखना। इंपॉर्टेंट बीमारियों के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। क्वेश्चन आता है कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो प्लाग को। किसको? प्लाग को। तो प्लाग फैली थी एक जगह पे, मेरे को भी कंट्री याद नहीं आ रहा। ठीक है, इंडिया में भी तो फैला था एक बार प्लाग प्लाग तो ब्लैक डेथ इसी को कहते हैं। और इसका अगर वेक्टर पूछ लेना, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसका वेक्टर याद रखना, इसका वेक्टर होता है रैट फ्लाई, रैट फ्लाई या रैट फ्लाई। ठीक है, ये इसका वेक्टर होता है। ठीक है, इसको साइंटिफिक नेम इसका होता है जेनोस्फाइला। जेनोस्फाइला इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्लाग के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं तो थोड़ी सी डायप्थीरिया के बारे में। और डायप्थीरिया आपको पता है, ये थ्रोट, गले को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और बच्चों में कॉमन होती है बीमारी। इसके लिए भी कौन सी वैक्सीन लगती है, आपकी DPT वैक्सीन भी इसी इसमें भी लगती है। और जो हमारा लिप्रोसी होती है, इसमें आपको पता है स्किन और जो हमारा पेरिफेरल नर्व्स है उसको ये अफेक्ट करता है। और इसी का दूसरा नाम है, ये भी याद रखना, लिप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहते हैं। हैंसन डिजीज, इट इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, ये याद रखना, हैंसन डिजीज।
ठीक है, तो ये हो गई हमारे पहले कौन सी टाइप, बैक्टीरियल डिजीजेज हमने पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट हमारा करेंगे वायरल डिजीजेस। ठीक है, बैक्टीरिया की आपने लिख ली होंगी, अब हम पढ़ेंगे अपना वायरल डिजीजेस। पहले मैं मेरे साथ साथ जो जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज है वो मैं लिखवाते रहता हूँ। पहला है डेंगू, रेबीज आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, पोलियो, HIV, जॉन्डिस, मीजल्स एंड मम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। ये कौन सी आपकी डिजीजेज आ गई, ये आ गई हमारी वायरल डिजीजेज। ठीक है, जो वायरस से होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज की भी बात, मैं डिजीज़ की बात कर लेता हूँ। जैसे डेंगू का मैंने आपको वेक्टर बताया था, एडीज़, इसका ये वेक्टर होता है। ठीक है, और इसी को डेंगू को भी हम क्या बोलते हैं, बोन ब्रेकिंग फीवर भी इसे कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, डेंगू की वजह से जो हमारे प्लेटलेट्स हैं बॉडी में वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी यहाँ पे मार्क कर लेना। जैसे डेंगू की मैंने बात की, तो डेंगू में क्या होगा, इसे बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और इसका वेक्टर क्या है, एडीज़। ठीक है, रेबीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको पता है कि एनिमल बाइट से होता है। कुत्ता, बंदर या चूहा अगर आपको काट ले तो उससे, और इससे क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, रेबीज़ की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोफोबिया, और पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ना कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे CNS को। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पोलियो, पोलियो को आपको पता होना चाहिए। यार एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, हाँ, रेबीज़ का ना यार वेक्टर भी याद रखना, क्योंकि पूछ सकता है वो। वैसे तो ऑप्शन में इन्फेक्टेड एनिमल बाइट ही लिखेगा, लेकिन अगर कहीं पे ना, कहीं कहीं एग्जाम में इसने पूछा हुआ था, तो याद रखना ये रैप्डो वायरस। ठीक है, रैप्डो वायरस, ये आपको याद रखना है। और पोलियो का अगर पूछ ले पैथोजन स्पेसिफिक, ऐसे तो मेन जो पैथोजन होगा वो तो वायरस ही होगा, लेकिन वायरस के भी तो टाइप्स हैं, तो उस हिसाब से समझना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। रैप्डो वायरस, जैसे रैप्डो वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, ये किसके टाइप्स हैं, वायरस की है ना, तो ऑटोमेटिकली ये भी पैथोजन है। पोलियो वायरस, इसका याद रखना। ठीक है, अगर एड्स की बात करूं तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या करता है, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम की एक सेल, ये याद रखना, CD4 सेल्स को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। किन सेल्स को, CD4 सेल्स को, जिन्हें हेल्पर T सेल्स भी कहते हैं, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको ठीक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो याद रखना एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट इज रिलेटेड टू HIV एड्स, ये याद रखना, एलिसा टेस्ट डायग्नोस करने के लिए होता है, एलिसा टेस्ट, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो, जॉन्डिस ना बेसिकली एक सिम्टम होता है। किसका सिम्टम होता है, आपके हेपेटाइटिस का। तो मेन कॉज आपका हेपेटाइटिस है, उसी का एक सिम्टम है जॉन्डिस। और किसको हेपेटाइटिस आपको पता होना चाहिए, किसको अफेक्ट करता है, इसकी टाइप्स होती हैं ABCDE। और ये किसको इफेक्ट करता है हेपेटाइटिस, तो लीवर को करता है। और जब भी ये होता है, आपको पता है, स्किन और आंखें क्या होती है, पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। जॉन्डिस जो मैंने बताया, जो इसका सिम्टम होता है। ठीक है, और सबसे क्वेश्चन आ जाए ना कि सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है हेपेटाइटिस में, ABCDE में से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है, तो हेपेटाइटिस B जो है ना, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए, हेपेटाइटिस B जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। आगे अगर मैं बात करूँ मीजल्स और मम्स की, तो इसका आपको मेन पैथोजन याद करने की वो ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको पता होना चाहिए मम्स में क्या होता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सूज जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी वैक्सीन लगती है इसके लिए, तो याद रखना, रुबेला वैक्सीन लगती है। तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको वैक्सीन्स भी बता दी। तो ये होता है हमारा वायरल डिजीज़ खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारी प्रोटोजोअन डिजीज़, प्रोटोजोअन डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं।
अब प्रोटोजोन में कौन कौन सी डिजीजेज आ जाते हैं, तो सबसे पहले मलेरिया आ जाएगा, काला अजर ऊपर बता भी दिया था मैंने थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे डिटेल में करेंगे। स्लीपिंग सिकनेस फैक्टर कौन सा होगा इसका, सबसे पहले जो मेन पैथोजन होगा वो क्या होगा, ट्राइपनसोमा होगा। स्लीपिंग सिकनेस हो गया, एमोयाबाइसिस, ठीक है। अब इसके वेक्टर याद रखना, पहले मैंने आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका जो मेन जो स्पेसिफिक पैथोजन है वो याद रखना है, ये मलेरिया का होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। काला अजर का होता है लीशमैनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो स्पेसिफिक पैथोजन है वो पता होना चाहिए, लीशमैनिया। स्लीपिंग सिकनेस का मैंने ऊपर बताया था, ट्राइपन सोमा, ठीक है। और इसका होता है एमोएबेसिस का होता है एंटा अमीबा, एंटमीबा। वेक्टर भी याद करने हैं, ठीक है। मलेरिया का जो वेक्टर होगा मैंने ऊपर बताया था आपको, फीमेल एनोफिलिस। काला अजर का आ जाएगा हमारे पास सैंड फ्लाई, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस का सेक्सी फ्लाई बताया था मैंने ऊपर, ये याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इनको, ठीक है। यहीं से सीधा एक सवाल पूछेगा, और ये FAA के लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है भाई, ठीक है। और बाकी एमआई बेसिस में कोई पर्टिकुलर वेक्टर नहीं होता, बस ये कंटामिनेटेड गंदा खाना खाने से, कंटामिनेटेड फूड हो गया, ठीक है, गंदा पानी पीने से होता है। बाकी मलेरिया के मैं आपको बता दूं, जो आरबीसीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको ये इन्फेक्ट करता है, और लीवर को, आरबीसीज और लीवर को इन्फेक्ट करता है, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो काला अजर होता है वो किसको इफेक्ट करता है, तो याद रखना ये हमारी स्प्लीन और बोन मैरो को इफेक्ट करता है, क्या हमारा काला अजर, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जब भी स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, इंसान को बहुत नींद आती है, और ये सीधा ब्रेन को जो है इफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। और सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है ना ये स्लीपिंग सिकनेस, ये होती है अफ्रीका में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे, अफ्रीका में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और एमओए बेसिस पे आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगली जो डिजीज़ है हमारी वो है फंगल डिजीज़, फंगल। तो सबसे पहली इसमें आ जाएगी एलिफेंटियासिस, एस्केरासिस, रिंगवॉर्म, ठीक है, ये 3 आ गई। बाकी इसके जो मेन पैथोजन है वो याद रखने के लायक नहीं है, क्योंकि कोई एक सिंगल नहीं है, बस आपको ये याद रखना है ये फंगल्स के अंदर आते हैं, जो मेजर आपका पैथोजन है वो फंगल है, ठीक है। और एलिफेंटिसिस में क्या होगा, इसमें पता होगा हाथी की तरह आपके जो पैर है वो सूज जाते हैं। और हाँ, इसका वेक्टर याद रखना है, इसका वेक्टर होता है क्यूलेक्स, क्यूलेस मॉस्किटो, फीमेल होती है ये, क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका क्या होता है, वेक्टर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सूजन हो जाती है पैरों में, ये आपको पता होना चाहिए। और एस्केरासिस में पता आपको क्या होता है, राउंड वॉर्म भी इसे हम कहते हैं, राउंड वॉर्म की वजह से पैथोजन जो है इसका राउंड वॉर्म है, ये याद रखना है। राउंड वॉर्म जो है इसका क्या है, पैथोजन है, और पेट में कीड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है ये जब एस्केरासिस बीमारी होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और रिंग वॉर्म का भी पैथोजन याद कर लो, ये आता है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ठीक है। और होता क्या है कि यार निशान पड़ जाते हैं स्किल पर, गोल लाल लाल खुजली वाले निशान पड़ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको ये मैंने बता दिया, अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो आपकी सीधे सीधे एग्जाम से पूछ सकता है।
अपने नोटबुक पे हेडिंग डाल लेना एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, ठीक है। अगर मैं इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स की बात करूँ ना, इंपॉर्टेंट वैक्सीन, तो याद रखना BCG वैक्सीन जो लगती है वो लगती है टीबी के लिए, ठीक है। DPT किसके लिए लगती है, तो मैंने बताया था डायफ्थीरिया, बीमारियां लिख लेना, डायफ्थीरिया, टेटनस, पर्चुसिस, पर्चुसिस हो गया, ठीक है। पर्चुसिस जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं, ये हो गया, ठीक है। DPT हो गया। फिर अब बात करूं अगर मैं MMR की, तो MMR जो वैक्सीन लगती है, ये लगती है मीजल्स के लिए, मम्स के लिए और रूबेला, रूबेला के लिए, ठीक है। अब ये होगी ना इंपॉर्टेंट वैक्सीन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट्स होते हैं जो बीमारियों के लिए होते हैं, टेस्ट्स। पहला होता है वाइडल टेस्ट। वाइडल होता है हमारा टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए, टाइफाइड लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। इलीसा टेस्ट होता है एक, इलीसा, इलीसा होता है HIV एड्स, अभी बताया था ऊपर, को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक होता है मेंटॉक्स, मेंटॉक्स होता है हमारे टीबी को चेक करने के लिए, टीबी को, ठीक है। और एक होता है, याद रखना, ये डेंगू फीवर के लिए होता है टोर्निक्यूट। टोर्निक्यूट जो होता है ना, वो होता है टीबी को चेक करने, सॉरी डेंगू को चेक करने के लिए, ठीक है। बाकी वेक्टर और मैंने उनकी डिजीजेज भी आपको लिखवा ली थी, तो वो याद कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमने स्किप किया था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिजीज पैलेग्रा इज कॉज्ड बाय द सवर डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। अब ये जो पैलेग्रा है, ये एक टाइप की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो अपने टॉपिक, अपने नोटबुक पे हेडिंग डाल देना नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल, आपको पता है क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस का उल्टा, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं होती, ये बेसिकली लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है, जैसे पोल्यूशन, टॉक्सिन्स वगैरह से ये आपको बीमारी फैलती है। अब इसकी टाइप्स, सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर आ जाती है एक। कार्डियोवैस्कुलर में आपकी जो ही हार्ट स्ट्रोक वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, हाइपरटेंशन जो BP वगैरह आप कहते हो वो आ जाता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है कैंसर, ठीक है। सेल कैंसर क्या है, सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है कैंसर, ठीक है। जिसमें टाइप्स में लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर वगैरह आ जाता है। तीसरी होती है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा, याद रखना अस्थमा, अस्थमा आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कई लोग इसको कम्युनिकेबल मानते हैं, तो अस्थमा। CO एक डिजीज होती है COPD, वो इसी के अंदर आती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी के अंदर। COPD की फुल फॉर्म याद रखना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर मतलब फुल फॉर्म पे सवाल आया हुआ है, तो COPD की फुल फॉर्म होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और डायबिटीज़ आपको पता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिसमें डायबिटीज़ में टाइप होता है टाइप 1 और टाइप, मोस्ट कॉमन पूछता है कि मोस्ट कॉमन कौन सी डायबिटीज़ होती है, तो टाइप 2 जो होती है ना वो मोस्ट कॉमन होती है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे, ठीक है। जो था हमारा डिजीज़ थी कौन सी, पैलेग्रा, पैलेग्रा डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अब पैलेग्रा जो है ना, ये आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है। कौन सी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, मतलब अगर हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो ये बीमारी उसको हो जाएगी, ठीक है। ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं, तो याद रखना ये होते हैं विटामिन B3, नाइसिन की कमी के कारण ये होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मेन बात ये है कि इसके सिम्टम्स पे सवाल आता है कि पैलेग्रा के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं 3Ds भी उन्हें कहते हैं। अब इसमें सिम्टम्स में सबसे पहले आता है डर्माटाइटिस, जो स्किन की बीमारी होती है, ये सिम्टम्स है। डर्माटाइटिस जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, रैशेस वगैरह, डायरिया। और तीसरा होता है डिमेंटिया, डिमेंटिया होता है मेंटल डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन वगैरह, याददाश्त जब भूल जाते हैं, डिमेंटिया। तो ये 3Ds होती है, ठीक है, ये याद रखना। और क्वेश्चन ये भी आ जाए कि जो 3D जो सिम्टम होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना विटामिन B3 नाइसिन की कमी से होता है,
और ये क्या है, एक टाइप की आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब विटामिन B1 की भी बात कर लेते हैं ज़रा, ठीक है, छोड़ना क्यों है। इसका जो साइंटिफिक नेम है पता ही होगा, यहाँ पे लिखा हुआ थायमाइन, और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी, ठीक है। विटामिन B3 करवा दिया। अब मैं विटामिन ज़रा सी की बात कर लेता हूँ, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, स्कर्वी, स्कर्वी होता है। और ऑफ्टन जो विटामिन डी है, कैल्सीफिरोल, इसकी वजह से क्या होता है, हड्डियों की जो बीमारी होती है, रिकेट्स, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, वही होता है रिकेट्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो फिफ्थ तो करवा करवा दिया फिफ्थ। अच्छा, अभी क्वेश्चन फिफ्थ हमने किया ही नहीं था, सॉरी भूल गया था। चलो, टॉपिक तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया है, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन फिफ्थ की, फिफ्थ का आंसर। देखो, अगर मैं साइफिलिस की बात करूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी बैक्टीरियम से रिलेटेड है। इसका जो पैथोजन होता है वो बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरियम डिजीज है ये, ठीक है। और मलेरिया यहाँ पे बैक्टीरियम दिया है, जबकि ये प्रोटोजोन डिजीज है। और रिंगवर्म मैंने फंगस में बताया था। और टीबी, टीबी क्या मैंने किस में बताया था, टीबी यार, टीबी तो मैंने बैक्टीरियल में बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिंगवर्म, ठीक है। अब चलते हैं हम सिक्स पे, द ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं मैथम ग्लोबिनीमिया इन इन्फेंट्स, जो बच्चों में, इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, क्या होता है पानी में कि ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, नाइट्रेट्स। और नाइट्रेट्स पता होना क्या होते हैं, नाइट्रेट्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब होता क्या है, जब भी जो पीने का पानी होता है उसमें जब नाइट्रेट्स एक्सेस में होते हैं, तो जब भी छोटे बच्चे इस पानी को पीते हैं, तो ये नाइट्राइट्स उनकी बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बन पाता। तो ऑक्सीजन नहीं बन पाता, तो उसके चक्कर में क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है ना, उनका जो कलर होता है वो नीला पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो क्वेश्चन आता है नाइट्रेट्स, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेवंथ। सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज वेयर द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स इट्स ओन हेल्दी सेल्स। अब ऑटो इम्यून डिजीज पता क्या होती है, देखो, ऑटो इम्यून डिजीज ये होती है जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और क्या करता है, उसको अटैक करना होता है पैथोजन को, लेकिन पैथोजन की जगह वो किसको अटैक कर देता है, हमारे खुद के बॉडी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये किस बीमारी पूछ रहा है कि ऑटो इम्यून डिजीजेज इनमें से कौन सी है। तो ऑटो इम्यून डिजीजेज जो है इनमें से जो है वो है आपकी रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसमें होता है ना कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको तो करना होता है पैथोजन को अटैक, लेकिन वो क्या कर देता है, हमारे हेल्दी सेल्स को क्या कर देता है, अटैक कर देता है। हेल्दी जो सेल्स होते हैं उनको अटैक करना शुरू कर देता है। और जैसे ही सेल्स हमारे जो डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है कहाँ पे, जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। आर्थराइटिस आपको पता है, आर्थराइटिस में जो हमारी बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूजन वगैरह, दर्द वगैरह होती है। तो क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो डायरेक्ट जो जॉइंट्स के आसपास जो सेल्स होते हैं वहाँ पे अटैक करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अब टीबी की भी कुछ बात कर लेते हैं, वैसे तो बता रखा है इसके बारे में। टीबी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी है, तो बैक्टीरियल, ठीक है। और कौन सा टेस्ट मैंने बताया था इससे, इसको चेक करने डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो मेंटॉक्स, बताया था ऊपर। फिर नेक्स्ट है हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया का ये याद रखना, ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है वो नहीं बनता। जैसे हमें कोई कट शट लग जाता है तो ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता इस पे। और ये माँ बाप जेनेटिक है, तो माँ बाप से ही बच्चों में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो क्लॉटिंग होती है आपको पता है, जैसे ही हमारा खून बहता है तो क्या होता है, क्लॉटिंग होती है। और जैसे ही हमें हेमोफीलिया होता है तो फिर ये क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, और ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी याद रखना। ठीक है, और इसमें होता है क्या है, तो इंसान कुछ कलर्स को प्रॉपरली क्या करता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको नाइट ब्लाइंडनेस से कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन ए की कमी से क्या कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो नहीं। तो कलर ब्लाइंडनेस आपका, आपको पता होना चाहिए, जेनेटिक डिसऑर्डर है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से, ये याद रखना। कंफ्यूज मत हो जाना कलर ब्लाइंडनेस में कि क्वेश्चन पूछा हुआ है वहाँ पे तो कलर ब्लाइंडनेस टिक मार के आ गए हो। नाइट ब्लाइंडनेस होता है किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला अजहर बताया है इसके बारे में, इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द सैंड फ्लाई, बताया था ना ऊपर। सैंड फ्लाई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखना, एलिफेंटिसियासिस, जो मैंने बताया था। हाउस फ्लाई से क्या होता है, टाइफाइड। कोलेरा भी इससे होता है। ठीक है, एनोफिलीज से भूलना मत, फीमेल एनोफिलीज से मलेरिया। तो ये बार बार आपको मैं रटवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटीबायोटिक्स इज करेक्ट। एंटीबायोटिक्स आपको पता ही क्या होते हैं, तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। अब सबसे पहले ना एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडी के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। अगर मैं बात करूं किसकी, एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए, याद रखना बैक्टीरिया से ही रिलेटेड है, बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे थ्रोट की इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना, ये वायरस पे काम नहीं करती। ठीक है, वायरस पे काम नहीं करती, ओनली किस पे, बैक्टीरिया पे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या काम होता है, या तो ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपका जैसे पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन आपका एक एग्जांपल है। एमेक्सोलिन है, एमेक्सोलिन, एक सेकेंड। ठीक है, एमेक्सोलिन है, एंथ्रियोमाइसिन है, ये आपने सुना भी होगा नाम, अजिथ्रोमाइसिन, सॉरी, अजिथ्रोमाइसिन, ये तीन याद रखना। ये क्या है, हमारी एंटी एंटीबायोटिक्स है, ये तीन इंपॉर्टेंट। अब एंटीबॉडी क्या होती है, ये भी पता होना चाहिए। जो चीज़ हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। ओ सॉरी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है उन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एंटीबॉडीज क्यों इस्तेमाल होती हैं, तो अब जो बॉडी, जो हमारा इम्यून सिस्टम खुद क्रिएट करता है, तो अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं, याद रखना, एंटीजेंस कहते हैं। जो बॉडी के अंदर आके नुकसान पहुंचाता है उन्हें क्या कहते हैं, एंटीजेंस। इसमें आपका बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स वगैरह, तो उसी को पहचानता है हमारा क्या, एंटीबॉडी, और उसे क्या करता है, किल करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ है कि एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं।
IMMUNO, ग्लोबुलिन्स। ये नोटबुक पे लिख लेना, क्योंकि अगर दूसरा वर्ड पूछेगा कि एंटीबॉडीज आर आल्सो नोन एज, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, अब हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटीबायोटिक्स इज करेक्ट? दे आर हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन लाइक द कॉमन कोल्ड। गलत। ये किसका काम है? एंटीबॉडी का। दे वर्क बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बन ही नहीं पाता, वो फट जाता है। दे आर प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी नेचुरली टू फाइट एंटीजन, अभी मैंने बताया ये किसका काम होता है, हमारी एंटीबॉडी का। दे आर यूज टू क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर। गलत हो जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर नहीं करते, इसका कोई लेना देना नहीं है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स का सिर्फ रिलेटेड है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है हमारी बॉडी को, उससे प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, a person whose blood does not easily a person whose blood does not clot easily after a cut is likely suffering from a deficiency of। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बताने की भी ज़रूरत नहीं, विटामिन के। ठीक है, और इस विटामिन का सबसे बड़ा काम क्या है, हमारी बॉडी में उन प्रोटीन्स, जैसे पता होगा आपको ये प्रोटीन के बारे में, प्रोथ्रोम्बिन। इसी को ये बनाता है और यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्लॉटिंग के लिए। याद रखना, यही प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, यही क्लॉट बनाता है। अगर हमें जख्म वगैरह हो जाता है तो प्रोथ्रोम्बिन ही क्लॉट आपका बनाता है। और याद रखना, विटामिन के की अगर कमी हो गई तो क्लॉट नहीं बनते फिर। अब बात कर लेते दूसरे विटामिन की एक एक करके। जैसे विटामिन ए के बारे में बताया था, ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ई को क्या कहते हैं बताओ? विटामिन ई सी को तो हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, इसी को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। और इसकी कमी से बॉडी में सेल हमारे डैमेज हो जाते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और विटामिन डी की, सॉरी, विटामिन B12 की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कमी से क्या होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स नहीं है वो नहीं बन पाते, और इसी की वजह से क्या होता है? अमीनिया होता है। रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते अगर विटामिन B12 की कमी है। ठीक है, और इसी से परनीशियस अनीमिया भी कहते हैं। याद रखना, जब रेड ब्लड सेल्स की हमें कमी हो जाती है तो उससे जो अनीमिया होता है वो परनीशियस अनीमिया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत। क्वेश्चन नंबर 11, द साल्क एंड सैबिन वैक्सीन आर एडमिनिस्ट्रेटेड ग्लोबली टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट विच डिजीज? ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर समझ लो, पोलियो। अब दो साइंटिस्ट थे, देखना, एक है साल्क और एक है सैबिन। पहले वाले का नाम है जोनस सॉल्क और दूसरे का नाम है अल्बर्ट सैबिन, ये लिख लेना। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको पता है पोलियो वैक्सीन थी, एक था इंजेक्शन, वो बनाया था साल्क ने। यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इंजेक्शन था ना, पोलियो का जो इंजेक्शन लगता है, वो किसने बनाया था? साल्क ने बनाया था। और जो एक ड्रॉप वाली भी पता थी आपको, ड्रॉप वाली भी जो पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती थी, वो बनाई थी अल्बर्ट सैबिन ने, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो इंजेक्शन वाली थी उसको बोलते थे IPV, मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और जो सैबिन ने बनाई थी ड्रॉप्स वाली, उसको बोलते थे OPV, मतलब ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ना ऐड, 2 बूंद जिंदगी की, वो यही वाली है, सैबिन वाली। ठीक है, कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट वैक्सीन की बात कर लेते हैं। मीजल्स के लिए कौन सी लगती है? तो प्रैक्टिस हो रही है यार, पढ़ भी रहे हो, कंसेप्ट भी सीख रहे हो और प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ में। कोई भी MCQ बन जाए कर लोगे आप। मीजल्स, मीजल्स की अगर आपको पता होना चाहिए, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रूबेला हो गया, इसके लिए जो वैक्सीन लगती है वो लगती है MMR वैक्सीन। ठीक है, कौन सी वैक्सीन लगती है? तो MMR वैक्सीन लगती है, ये आपको बताना चाहिए। और एक और चीज़, जो स्मॉल पॉक्स है ना, इसका याद रखना कि ये जो बीमारी है दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब स्मॉल पॉक्स की मेरे को वैक्सीन का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन याद रखना कि हाँ, ये चीज़ याद रखना कि स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया था 1980 के करीब, 1980 में इरेडिकेट हो गई थी ये बीमारी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन आता है कि रेबीज की जो वैक्सीन है वो किसने डेवलप की थी? डेवलपर का नाम पूछा जाता है, तो ये की थी लुइस पैस्चर ने। लुइस पैस्चर ने जो रेबीज की वैक्सीन है वो डिस्कवर की थी। और रेबीज से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है, फियर ऑफ वाटर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो ये जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लिखते भी रहना साथ में। और वैक्सीन कौन सी होती है? ARV एंटी रेबीज वैक्सीन होती है, सिंपल है। बनाया किसने थी? ये इंपॉर्टेंट है, लुइस पैस्चर ने। 12th पे चलते हैं। ब्लैक लंग डिजीज, जिसे हम निमोकोनोसिस भी बोलते हैं, इज ए नॉन कम्युनिकेबल ऑक्यूपेशनल हजार्ड मोस्ट कॉमनली फाउंड अमंग वर्कर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर समझो। कोल माइंस, जो लोग कोयले की खदानों में काम करते हैं उन्हें ही होती है ब्लैक लंग डिजीज। ठीक है, तो जो मजदूर कोयला खदानों में लगातार सालों साल तक काम करते रहते हैं, उनके जो फेफड़े होते हैं लंग्स में, कोयले की धूल, जो कोल का जो डस्ट है वो जमा हो जाती है, और इसी से उनको जो बीमारी लग जाती है वो है ब्लैक लंग डिजीज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन आ जाए ना कि जो कॉटन टेक्स्ट मिल में काम करते हैं उनको कौन सी बीमारी लगती है, तो याद रखना, उनका नाम रखना बाइसिनोसिस, और इसे ब्राउन लंग डिजीज कहते हैं। याद रखना, ब्राउन लंग डिजीज, बाइसोनोसिस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पोल्यूटेंट से जो बीमारियां लगती हैं इनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। कैडमियम, फ्लोराइड और लेड, ये पोल्यूटेंट है, और इनसे कौन कौन सी बीमारियां इफेक्ट होता है ये आपको बताना है। देखो, जो कैडमियम पोल्यूटेंट है ना, इसे इटाई इटाई टाई टाई भी आप कह सकते हैं। टाई टाई नामक एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हड्डियां जो होती है ना, बोन्स बोन्स क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, बोन्स वीक हो जाती हैं इस बीमारी में, और कैडमियम से होती है ये। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ये जो टाई टाई डिजीज है सबसे पहले कहाँ पे मतलब देखी गई थी, तो जापान में। याद रखना, जापान में, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और फ्लोराइड की बात करूं तो फ्लोराइड से बीमारी होती है नॉकनीस। अब ये क्या करती है, अगर बॉडी में फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, क्वांटिटी जो फ्लोराइड की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है, जॉइंट्स जो होते हैं ना हमारे ख़राब हो जाते हैं। जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं, और उसी से होता है हमारा स्केलेटल फ्लोरोसिस, जिसे हम नॉकनी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें होते हैं ना चेक हमारे, अगर आप आर्मी का फिजिकल देने जाते हैं तो नॉकनीस चेक किए जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखना, स्केलेटल फ्लोरोसिस। ठीक है, घुटने आपस में टकराने लगते हैं जब आप रनिंग करते हो, तो जब फ्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है शरीर में तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, लेड की अगर मैं बात करूं तो ये सिंपली क्या करता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा डिसेबिलिटी ला देगा, या हमारी जो बैकबोन है वो थोड़ी सी झुक जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। द टर्म कैक्रीनोजन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। कैक्रीनोजन वो चीज़ होती है जिससे कैंसर होता है, कोई भी ऐसा एजेंट जिससे कैंसर होता है। अब वो चीज़ लिखना, वो कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं देखना। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले टोबैको का जो धुआं होता है, टोबैको स्मोक, वो भी एक क्या है, कैक्रीनोजन है। टोबैको स्मोक हो गया। ठीक है, यूवी रेज, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उससे भी होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एक्स रेज, तो ये कुछ कैक्रीनोजन है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एनी एजेंट दैट कॉजेज कैंसर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रिगर कर देता है उसे हम एलर्जन बोलते हैं। याद रखना, एलर्जन, जैसे धूल हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वेक्टर दैट कैरीज मलेरिया, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब प्रोटीन प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम, तो बताओ, अभी बताया था, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर? अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट होना चाहिए, इसका क्रोमोसोम्स का। तो दिल दिमाग दोनों अब खोल लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, तभी ये MCQ आप सॉल्व कर पाओगे। देखो, अगर मैं ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स की बात करूं, आपको पता है अगर एक्स एक्स है तो वो क्या होगा, फीमेल होगा, फीमेल होगी, सॉरी, फीमेल। और अगर एक्स वाई है तो वो क्या होगा, मेल। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा जीन्स क्या होते हैं, DNA के छोटे छोटे पार्ट्स को हम जीन्स कहते हैं। अब सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे मेल का केस समझो। समझो एक जीन इस पे आता है और वो डिफेक्टिव डिफेक्टिव निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्स क्रोमोसोम को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। तो
इसी चीज़ को, इसी डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ। सपोज करो कि एक खराब जीन आया और फीमेल के केस में एक्स पे इसने हिट किया और इसको खराब करना शुरू किया। तो ऑलरेडी एक एक्स खराब हो, लेकिन एक तो है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिजीज नहीं होगी, मतलब इसको डिसऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं मेल की बात करूँ, तो मेल पे अगर इसको खराब कर देता है, तो उसके पास तो दूसरा एक्स है नहीं, ये तो वाई आ जाएगा इसके पास। तो मतलब सेम नहीं है ना, क्रोमोसोम अलग है, वाई है। तो यहाँ पे क्या होगा? डिजीज आ जाएगी, मतलब इसको जो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा। तो याद रखना, एक्स लिंक्ड रेसेसिव जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर किस में होते हैं? मेल में होते हैं। ये दिमाग में अपने डाल लेना, ठीक है। अब इनमें से पूछा कि कौन सी है, तो याद रखना कलर ब्लाइंडनेस जो है ये आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। आई होप जो मैंने क्रोमोसोम वाला आपको लॉजिक समझाया, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक था ये, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा। और कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये एक एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, एक होता है, याद रखना, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये भी याद रखना। और हीमोफीलिया क्या होता है? जब छोटी सी इंजरी में आपका ज़्यादा खून बहता है, मतलब प्रॉपर जो ब्लड का क्लॉट होता है वो नहीं बन पाता, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया, याद रखना। ये भी क्या है? आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी बीमारियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम। तो कोई भी बीमारी, आई होप मैंने नहीं छोड़ी है, सारों को कवर किया मैंने। अब डाउन सिंड्रोम का किस ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है। देखो, अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूं, तो एक नॉर्मल इंसान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, 23 का पेयर होता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम के केस में क्या होता है ना, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 21 नंबर वाला क्रोमोसोम होता है, बना हर एक पेयर के 2 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन 21 वाला क्या करेगा? 3 पेयर बना देता है, तो एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो जब भी एक एक्स्ट्रा आता है, उसी से होता है डाउन सिंड्रोम। जिनको ये बीमारी होती है, छोटे बच्चों में, उनकी आँखें जो होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं आँखें, वाइड होती हैं, ठीक है। मुँह भी काफ़ी चौड़ा-सा होता है, तो वो आप ऐसे पता कर सकते हो। तो यही होता है आपका डाउन सिंड्रोम, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्रोमोसोम से रिलेटेड है, लेकिन ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। ये जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो उस हिसाब की है, ठीक है। अब सिकल सेल की बात कर लेते हैं। सिकल सेल में क्या होता है? इसमें जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, याद रखना, उसका शेप चेंज हो जाता है, ऐसे सिकल की तरह हो जाता है, ऐसा शेप हो जाता है, ठीक है, सिकल सेल। और किसका शेप चेंज होता है? तो याद रखना रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और ये क्वाशिकोरी, ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है। छोटे बच्चों में मतलब प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रोटीन की कमी के कारण से कौन सी होती है? तो याद रखना क्वाशिकोर होती है, ठीक है। छोटे बच्चों में होती है प्रोटीन की, जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। द डिजीज टेटनस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज डैश ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग इट्स प्राइमरी सिम्टम्स। टेटनस अभी ऊपर बताया था ना, लॉकजा, ठीक है, ऊपर बताया था अच्छे से। बैक्टीरियल कौन सी है? तो याद रखना बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। 17, which of the following disease is characterized by the inflammation of meninges membranes surrounding the brain and spinal cord? बताओ। तो इसको बोलते हैं मेनिंजिटाइट्स, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए मेनिंजेस क्या होते हैं, ठीक है। मेनिंजेस वो लेयर्स होती हैं जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर्स होती हैं, उन्हें मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या, जब कोई वायरस या बैक्टीरिया इसमें जाके इन्फेक्शन कर देता है, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, मतलब सूज जाती हैं लेयर्स, उसी को मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 18, द मेंटॉक्स टेस्ट इज कॉमनली स्किन टेस्ट यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ। मेंटॉक्स टेस्ट टीबी के लिए होता है हमारा मेंटॉक्स टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और HIV एड्स के लिए एलिसा, और टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट होता है,
ठीक है। और डेंगू के लिए मैंने बताया था टॉर्निक आउट, ये टेस्ट याद रखना, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, पूछ सकता है ये। परनीशियस अनीमिया इज कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू अब्सॉर्ब विटामिन, अभी बताया था परनीशियस अनीमिया के बारे में, विटामिन B12। ठीक है। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरसेस इज कंसेप्चुअली करेक्ट, बताओ। और एक और चीज़ यार बताना भूल गया, विटामिन B1 क्या होता है, थियामाइन, और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपको विटामिन भी सारे बता ही दिए। ठीक है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, इससे क्या होता है हमारे स्कर्वी होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वो B6 क्या होता है, इसका नाम याद रखना, साइंटिफिक नेम ये होता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से क्या होता है, हमें मिल्ड अनीमिया हो सकता है। और ठीक है, लेकिन परनीशियस अनीमिया स्पेसिफिकली B12 से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस का आपने बताना है कंसेप्चुअली करेक्ट क्या है। आपको पता है जब भी वायरस आता है तो उससे क्या होता है, होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट के बिना ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं, दे एक्ट एज नॉन लिविंग पार्टिकल आउटसाइड ए बॉडी बट रेप्लिकेट इनसाइड ए होस्ट। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का वायरस होता है, सेम वैसे जो वायरस होता है वही। ठीक है, ये पता होना चाहिए। दे कैन मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली, होस्ट की जरूरत तो पड़ती है, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते ये खुद को मल्टीप्लाई। दे आर सस्पेक्टेबल टू स्टैंडर्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक इन पर असर ही नहीं करता। ठीक है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की मशीनरी तोड़ती है, तो मैंने बताया था। दे कंटेन बोथ DNA एंड RNA साइमल्टेनियसली, याद रखना, एक वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो सिर्फ DNA होगा या तो सिर्फ RNA होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो वायरस होता है या तो उसमें सिर्फ DNA होगा या सिर्फ RNA होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना, कोविड-19 जो था, कोविड-19 और HIV दोनों में क्या था, RNA था, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है RNA था। ठीक है। तो ये थे 20 MCQs। आई होप मैंने इसमें आपको सारा ये टॉपिक करवा दिया होगा, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ भी छूट गया हो तो कमेंट में बता देना, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश है ये पूरा टॉपिक A से लेकर Z तक खत्म है। ठीक है। ऐसे ही साइंस को हम पूरा क्या करेंगे, पी जाएंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। एक और चीज़ की FAA की जो टेस्ट सीरीज़ है, 85 स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, मैंने ऑलरेडी कहा था। 85-86 स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, 300 के ऊपर नहीं होने वाला। तो जिसने भी FAA की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल होना है, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर देना 6005281970, जिसमें आपको सबसे पहले पैकेज मिलेगा 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 5 हर एक सेक्शन के। जैसे अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JK है तो उसके 5 सेट, तो हर एक सेक्शन के 5 टेस्ट और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसके साथ एक्सेस अकाउंटेंट बैच का। ठीक है, जिसमें आपके डेली टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, और हर सैटरडे क्या होता है, फुल लेग टेस्ट, ये अलग से है। ठीक है, पैकेज के अलावा जो डेली टेस्ट होंगे वो अलग से, और तब तक होंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलो फिर अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं साइंस के। तब तक ख्याल रखो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं फिर, ठीक है, ख्याल रखो।